सोचिए अगर कोई खेल आपके बच्चे से दोस्ती करे, उसे समझे, उसे स्पेशल महसूस कराए और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा कर ले, तो क्या आप उसे एंटरटेनमेंट कहेंगे? सच ये है कि आज विदेशी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बेहद क्लेवरली भारतीय बच्चों के इनोसेंट माइंड्स को टारगेट कर रही है। एक समय था जब हम स्कूल के कार्यक्रमों में आई एम अ बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड पर खुशी खुशी परफॉर्म करते थे और बाद में पता चला कि ये डैनिश नॉर्वेजियन बैंड का गीत है जिसके बोल सेक्सुअली चार्ज्ड है। कार्टूनों में शिनचैन ने भी भारतीय बच्चों के बीच जबरदस्त बूम पैदा किया, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हुआ कि ये जापानी शो दरअसल डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, क्रूड ह्यूमर और फ्लर्टी जोक्स को नॉर्मलाइज करता है। और अब उसी विदेशी मनोरंजन जगत की डार्क एंड स्केरी साइड के परिणाम हमें ये ऑनलाइन गेमिंग में साफ दिख रहे हैं। गाजियाबाद की हालिया घटना, जहां 3 सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली, केवल एक ट्रैजिक फैमिली इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक अलार्मिंग सिग्नल है जो हमें उस डिजिटल इकोसिस्टम की ओर देखने को मजबूर करता है जिसमें आज के बच्चे और युवा जी रहे हैं। जांच जारी है और संभव है कि इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेमिंग के एंगल को भी सीरियसली एग्जामिन कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सुसाइड नोट में जिन एप्स और गेम्स का जिक्र है उनमें हॉरर टाइटल्स जैसे इविल नन और पॉपी प्ले टाइम शामिल है। और यह भी सामने आया है कि बच्चे चाइनीज और ईस्ट एशियन कार्टून जैसे डोरेमोन, शिनचैन, पेपा पिग और पीजे मास्क देखती है। ये मामला हमें फिर उस अंधेरे पक्ष की याद दिलाता है जिसे हम अक्सर एंटरटेनमेंट और फन के नाम पर इग्नोर कर देते हैं, जबकि आज के बच्चों में कोरियन, जापानीज और चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ टाइम पास या रिक्रिएशन नहीं रह गया, बल्कि यह साइकोलॉजिकल कंट्रोल, इमोशनल डिपेंडेंसी और आइडेंटिटी मैनिपुलेशन का एक कॉम्प्लेक्स टूल बन चुका है। और यह कोई अकेला फिनोमेना नहीं है, क्योंकि डेंजरस गेम्स कभी अकेले नहीं आते। वे अपने साथ फॉरेन सॉफ्ट पावर का पूरा इकोसिस्टम लाते हैं। कार्टून, रोम-कॉम्स, ओटीटी शोज, मर्केंडाइज, एक्सेसरीज, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस। कुछ रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि कुछ ऑनलाइन गेम्स बच्चों को धीरे धीरे ये यकीन दिलाने लगते हैं कि उनकी आइडेंटिटी भारतीय नहीं बल्कि उस देश से जुड़ी है जहां से गेम ओरिजिनेट हुआ है। और ये एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल परसेप्शन है जो वल्नरेबल माइंड्स में इम्प्लांट की जाती है। अगर गहराई से देखें तो यह वही काम है जो कभी कॉलोनियल फोर्सेस किया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब नियंत्रण फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। 2017 में ब्लू व्हेल चैलेंज ने भारत को हिला कर रख दिया था और पैटर्न आज भी वही है। कोई अननोन पर्सन सोशल मीडिया या एप्स के जरिए बच्चे से संपर्क करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश करता है, इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करता है और फिर टास्क शुरू होते हैं जिनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होता है और एग्जिट लगभग इम्पॉसिबल लगने लगता है। जरा सोचिए, अगर यही क्रम असल जिंदगी में हो, कोई अजनबी आपके बच्चे से दोस्ती करे, भावनात्मक निर्भरता बनाए और फिर निर्देश दे, तो क्या आप इजाजत देंगे? ऑनलाइन स्पेस में हम अनजाने में यही इजाजत दे रहे हैं। साइकियाट्रिस्ट पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ऐसे गेम्स उन बच्चों को निशाना बनाते हैं जो लोनलीनेस, एकेडमिक प्रेशर या इमोशनल निग्लेक्ट से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में गेम एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कोपिंग मैकेनिज्म बन जाते हैं और बच्चा महसूस करने लगता है कि गेम मुझे समझता है, परिवार नहीं। यही असली साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे अचानक ऐसे खतरनाक गेम्स तक पहुंचते कैसे हैं? तो इसका जवाब है कार्टून्स और अर्ली एंटरटेनमेंट एक्सपोजर। बचपन में लंबे समय तक विदेशी कार्टून देखना सिर्फ भाषा या हास्य नहीं सिखाता बल्कि बिहेवियर, एटीट्यूड, मैनरिज्म्स और वर्ल्ड व्यू का आकार देता है। समस्या विदेशी कंटेंट होने में नहीं बल्कि उस कंटेंट में है जो वैल्यूज, कल्चर और आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट करता है। आपने भी देखा होगा कि कैसे कुछ कार्टून्स के डब्ड वर्जन्स बच्चों को सरकाज़म, टॉन्टिंग और बड़ों के प्रति डिसरिस्पेक्ट सिखाते हैं और माता पिता इसे क्यूट या मॉडर्न समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि वही जापानी शिनचैन शो। अब इस इकोसिस्टम में एक नया लेयर जुड़ चुका है, फिल्टर्स और आर्टिफिशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। सोशल मीडिया पर फिल्टर अब सिर्फ फन नहीं बल्कि आइडेंटिटी बन चुके हैं। हाल ही में एक चाइनीज इन्फ्लुएंसर लाइव स्ट्रीम के दौरान ब्यूटी फिल्टर ग्लिच के कारण करीब 1.4 लाख फॉलोअर्स खो बैठी, क्योंकि रियल फेस फिल्टर की इल्यूजन में मेल नहीं खा रहा था।
यही क्रेज आज कोरियन स्किन केयर, ग्लास स्किन फिल्टर्स और एआई इनहैंस्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में दिखता है, जहां युवा पीढ़ी अनजाने में यह मानने लगती है कि रियल स्किन, रियल फेस और रियल बॉडी स्वीकार्य नहीं है। और यह सिर्फ इनसिक्योरिटी नहीं बल्कि गहरी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, और यह असर सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज कोरियन फिल्म्स, सीरियल्स, ओटीटी शोज और फूड हर उम्र में लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर महिलाओं के बीच। कोरियन एंटरटेनमेंट में दिखाए गए किरदार, विशेषकर कोरियन मेन, अक्सर सॉफ्ट, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग नजर आते हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय दर्शक इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां के वैल्यूज और मेल कैरेक्टर्स भारतीय मनोरंजन में दिखने वाले पुरुषों से अलग और बेहतर है। लेकिन यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि सिनेमा और एंटरटेनमेंट हमेशा रियल लाइफ का सटीक प्रतिबिंब नहीं होते। 2025 में एक अमेरिकी महिला का मामला सामने आया जो कोरियन ड्रामा देखकर रोमांटिक उम्मीदों के साथ कोरिया पहुंची और वीडियो बनाया कि वह सियोल जाकर एक कोरियन पुरुष से प्यार करेगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि रियल लाइफ कोरियन मेन ड्रामा जैसे नहीं होते और वह निराश हो गई। अगर कोई विदेशी भारत आकर कहे कि यहाँ हर कोई शाहरुख खान जैसा नहीं दिखता, तो समस्या लोगों में है या सॉफ्ट पावर से बनी परसेप्शन में? यही सवाल यहां भी लागू होता है। मतलब आज इंटरटेनमेंट से गेमिंग, गेमिंग से फिल्टर्स और फिल्टर्स से आइडेंटिटी क्राइसिस तक एक कनेक्टेड पाइपलाइन बन चुकी है। कोरियन एंटरटेनमेंट और ईस्ट एशियन सॉफ्ट पावर वैश्विक स्तर पर फैल रही है, और पैरासाइट व स्क्विड गेम जैसे शो से प्रेरित सैकड़ों फ्री टास्क बेस्ड गेम्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिनका टेम्पलेट धीरे धीरे बच्चों तक पहुंच रहा है। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आशुमा रंजन के अनुसार ऐसे गेम्स वल्नरेबल माइंड्स को मैनिपुलेट करते हैं, खासकर उन बच्चों को जो अकेलेपन, पढ़ाई के दबाव या भावनात्मक उपेक्षा से गुजर रहे होते हैं। देखिए, खतरा सिर्फ टास्क में नहीं बल्कि उस ग्रेजुअल साइकोलॉजिकल कंट्रोल में है जो समय के साथ बनता है, और बच्चे इन गेम्स की और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में खींचते हैं। भारत में पहले भी फॉरेन सॉफ्ट पावर आई है, वेस्टर्न म्यूजिक, रशियन सिनेमा, अमेरिकन पॉप कल्चर, लेकिन वह संपर्क इनरिचिंग था, डिस्ट्रक्टिव नहीं। एक टाइम पर राज कपूर की पॉपुलैरिटी रशिया में स्काई रॉकेट कर गई थी, और उसी समय द बीटल्स जैसे इंग्लिश बैंड ने भी 1950s और 60s में ग्लोबल लेवल पर जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की। जब द बीटल्स ऋषिकेश आकर महर्षि महेश योगी से मिले और आश्रम में ध्यान के साथ अपने एल्बम पर काम किया, तो उसने ना सिर्फ उनके संगीत बल्कि उनके जीवन निर्णयों को भी प्रभावित किया। उस दौर में अमेरिकन कल्चर का असर भारत पर पड़ा, रॉक म्यूजिक, ऑल्टरनेटिव रॉक और वुडस्टॉक फेस्टिवल के जरिए। और भारत में माशा व सोवियत वुमेन जैसी रूसी पत्रिकाएं 1980 के दशक तक लोकप्रिय रही। इस सबका मूल्यांकन अलग विषय है, लेकिन सच ये है कि तब विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव जीवन विरोधी नहीं था। आज पहली बार ऐसा लगता है कि कोई सॉफ्ट पावर प्रोडक्ट सीधे बच्चों की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल सेफ्टी पर असर डाल रहा है। 2022 में बैटल ग्राउंड्स, मोबाइल इंडिया और पबजी पर लगे प्रतिबंधों से कुछ समय के लिए राहत मिली थी, क्योंकि गेम एडिक्शन से जुड़े चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे थे। कहीं हिंसा, कहीं फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, कहीं पूर्ण इमोशनल कोलैप्स। जून 2020 में लखनऊ का मामला सामने आया, जहां एक 16 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर अपनी मां को गोली मार दी क्योंकि उसे गेम खेलने से रोका गया था। और 2023 में एक अन्य मामले में गेम एडिक्शन के कारण एक किशोर ने अपनी मां का बैंक खाता खाली कर दिया, जिससे लगभग 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ, और मामला हैदराबाद पुलिस साइबर विंग तक पहुंचा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गेम शुरुआत में तो फ्री होते हैं, लेकिन स्तर बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ता जाता है, और यह लत धीरे धीरे बच्चों और परिवारों के सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन का साधन बन जाती है। तो समस्या एस्पिरेशन में नहीं बल्कि एडिक्शन में है। जब मनोरंजन ये एहसास दिलाने लगे कि आपकी सोसाइटी, फैमिली और कल्चर अपर्याप्त है और एक काल्पनिक विदेशी दुनिया श्रेष्ठ है, तब वह सॉफ्ट पावर नहीं एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। भारत को विदेशी कंटेंट को नकारने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे अपनाने से पहले एक मजबूत इंडिक फिल्टर चाहिए, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और डिजिटल स्तर पर। कंट्रोल लूजेंड इज कंट्रोल लॉस्ट, और बच्चों की सुरक्षा केवल माता पिता की नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर्स, प्लेटफॉर्म, सोसाइटी और क्रिएटर्स की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस संकट में अवसर भी छिपा है, क्योंकि अगर भारतीय एनिमेटर्स, गेम डेवलपर्स और स्टोरी टेलर्स रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग, खेल, शिक्षा और भारतीय जड़ों पर आधारित कंटेंट बनाए, तो बच्चों के पास खतरनाक गेम्स को ठुकराने के वास्तविक विकल्प होंगे।
सभ्यता सृजन को सौंदर्य के लिए सिखाती है, विनाश के लिए नहीं। यह केवल गेमिंग का मुद्दा नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, मेंटल हेल्थ और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है। और इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट कहकर अनदेखा करना सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।